नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले, दूसरे तथा तीसरे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम चौथा चैप्टर लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आधा अंक का होगा। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा जो आधा अंक का होगा। एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें आपको अथवा में भी एक प्रश्न मिलेगा, अर्थात आपके पास में यहाँ पर चॉइस रहेगी, दोनों में से एक करना होगा। क्लियर विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, उनको समझेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्या होगा? कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण नियत रहता है, वेग नियत रहता है, कण की चाल नियत रहती है। तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तब उसके ऊपर एक चुंबकीय बल काम करेगा, और वो जो चुंबकीय बल है वो F वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, जिससे हम F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया है कि जो कण का वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चलिए मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा दूं कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसको हमने क्रॉस के निशान से दिखाया है। ये जो क्रॉस के निशान है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब कोई आवेशित कण है, और वो जो आवेशित कण है वो इस डायरेक्शन में गति करता हुआ आ रहा है। जब गति करता हुआ आएगा तो कण का जो पथ है वो वर्ताकार हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला बल है वो उसके केंद्र की ओर काम करता है। देखिए, जो आवेशित कण है उसकी वेलोसिटी तो रहेगी इस डायरेक्शन में। चलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, और जो बल काम करेगा उसके ठीक परपेंडिकुलर काम करेगा, केंद्र की ओर काम करेगा। यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, और बल की डायरेक्शन केंद्र की ओर होगी। ये मैंने डायग्राम में दिखाया है। बल लगेगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण से बल का मान रह जाएगा क्यू वी बी। और ये जो बल है वो वेग के लंबवत दिशा में काम करता है, इस कारण से ये वर्ताकार पथ में गति करेगा। और जब कण वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर काम करेगा। तो इस आवेशित कण को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो इस चुंबकीय बल से ही प्राप्त होगा। तो अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल दोनों को हमने बराबर पुट कर दिया। V से एक V कैंसिल हो जाएगा, V बराबर अपने पास में आ जाएगा Q B R अपॉन में M। ये हमारे पास में इस आवेशित कण की वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए, यहां से आप समझें आवेशित कण का जो
आवेश का मान है वो नियत रहता है, बी नियत रहता है। यदि वृत्ताकार पथ पर यदि कण गति कर रहा है तो आर भी नियत रहेगा, उसका द्रव्यमान भी नियत रहेगा। तो ये जो v है ये नियत रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इस v की डायरेक्शन सदैव चेंज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर आते ही डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऊपर की ओर हो गई है, यहाँ पर आते ही डायरेक्शन इधर हो गई है, यहाँ पर तो v की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वेग नियत नहीं रहता, इसकी चाल है वो नियत रहती है। मतलब वेग का परिमाण नियत रहता है, इट मीन्स चाल नियत रहती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो लगातार कण की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया। त्वरण नियत रहता है, तो यहाँ पर वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण यहाँ पर नियत नहीं रहेगा। वेग, देखो इसमें जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण काम करेगा, जिसकी डायरेक्शन लगातार बदलती है, तो वो नियत नहीं रहेगा। वेग का परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन डायरेक्शन बदलने के कारण से वेग भी नियत नहीं रहता। तो वेग का परिमाण का मतलब हो गया चाल, ये नियत रहती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमें क्या कहता है कि एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा। देखिए आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने चर्चा की थी, यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चुंबकीय बल होता है Fm बराबर QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, ये चुंबकीय बल होता है। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आवेशित कण है वो नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के अंदर गति कर रहा है। तो देखो इसको समझ लो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, इसका मतलब B और V दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। ये समांतर होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, और थीटा जब 90 डिग्री होता है तो साइन, सॉरी, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, और साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो चुंबकीय बल Fm बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, QVB साइन 0, और साइन 0 का मान 0, तो चुंबकीय बल Fm बराबर अपने पास में आ जाएगा 0, शून्य आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। कि यदि हमारे पास में एक कुंडली है और इस कुंडली को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, इट मीन्स ये धारावाही कुंडली है, इसमें से जब धारा प्रवाहित होगी, इस तरीके से धारा का प्रवाह होगा, तो धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट हो जाएगी। तो जो ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित रहेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ ले में कि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग, प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा। ये हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर देख लिया था कि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, और लंबवत यदि इसके लंबवत गति करता हुआ कोई आवेशित कण इसमें प्रवेश करता है तो उस वेग के लंबवत यहाँ पर बल काम करेगा, जिसके कारण से इसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। तो जो पथ है वो वृत्तीय होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। बल काम करता है F बराबर QVB साइन थीटा, और जब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो F काम करेगा QVB, और फलस्वरूप जो कण का पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा।
कुंडली के केंद्र पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो देखिए कुंडली के वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर। आर ले सकते हैं। और यदि चालक की त्रिज्या जो आपके पास में वर्ताकार कुंडली है उसकी त्रिज्या यदि आप ए लेकर चलें तो ए ले सकते हैं, आर भी ले लें, आप ए भी ले सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन यहाँ पर फेरों की संख्या क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 100, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 100 आई जो कि 1 एम्पियर दे रखा है अपॉन 2 इंटू आर। आर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई आ गया हमारे पास में। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। 10 की घात 3 प्लस में 7 माइनस में तो माइनस की 4 रह जाएगी। और यहाँ से हम 2 को यदि इससे मल्टीप्लाई करें 3.14 से तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी और जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, इनमें से चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए एक गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए बी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही होंगे। क्लियर, ए और बी दोनों सही होंगे। परिवर्ती चुंबक विद्युत क्षेत्र और गतिमान आवेश दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तब इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्याएं है उसका फॉर्मूला हमने इस वीडियो में देख लिया है। वैसे तो कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है, ठीक है। अब वो वर्ताकार होता है तो उसको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल QVB के द्वारा प्राप्त होता है। और यहां से देखिए आप V से एक V कैंसिल हो गया, R बराबर हमारे पास में आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा MV अपॉन में QB, MV अपॉन में QB। अब हमारे को यहाँ पर दो कणों के वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याएं पूछी है, एक तो अल्फा कण के लिए और एक प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अल्फा कण की त्रिज्या, दोनों का रेशियो पूछा है। तो अल्फा कण की त्रिज्या अपॉन प्रोटॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या, दोनों का रेशियो यहाँ पर हमारे को पूछा गया है। अल्फा कण की त्रिज्या को मैं आर अल्फा से लिख दूं, प्रोटॉन की त्रिज्या को मैं आर पी से लिख दूं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन के अंदर देखें कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी समान है। तो यहाँ से मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी दोनों की समान है Q, Q ऑफ अल्फा इंटू बी। इसी प्रकार से प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी बट्टे में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। तो देखिए जो राशियां कट रही है उसे आप काट दीजिए, मास ऑफ अल्फा बट्टे में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में चार्ज ऑफ प्रोटॉन
बट्टे में चार्ज ऑफ अल्फा, ये आ गया हमारे पास में। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। देखिए क्लियर करें, मास ऑफ अल्फा 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा कण के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग यदि हम समान मान लें तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अब यदि हम प्रोटॉन का आवेश E, तो अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का ठीक दुगुना होता है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। तो m से m कैंसिल, E से E भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 2/1। तो इनका जो रेशियो है R अल्फा रेशियो RP, ये हमारे पास में आ जाएगा 2:1। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। पहले तो हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि धारा सुग्राहिता होती क्या है, धारा सुग्राहिता हम किसे कहेंगे। तो धारा सुग्राहिता होती है प्रति एकांक की धारामापी के अंदर प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। और धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है NAB/C, जहां N फेरों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबक के क्षेत्र, और C ऐंठनीयतांक होता है। अब देखिए इस SI का मान बढ़ाना है। SI का मान बढ़ाने के लिए, SI का मतलब क्या हो गया यहाँ पर क्लियर करें। SI बराबर हमारे पास में है NAB/C। का मान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान बढ़ाने के लिए हमें कुछ राशियां यहाँ पर देखें, N को आप बढ़ा दीजिए, एक को आप बढ़ा दीजिए, B को बढ़ा दीजिए, को बढ़ाना पड़ेगा, और C को कम करके, C को कम करके घटाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आप, हमें पहला ऑप्शन दे रखा है स्थायी चुंबक के क्षेत्र को बढ़ाकर, तो चुंबक के क्षेत्र बढ़ाएंगे तो ये बी को मान बढ़ाएंगे तो ऐसा ही बढ़ जाएगा। विक्षेपित होने वाली कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर भी धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर भी बढ़ाई जा सकती है। तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। इसमें यदि सी घटाकर आता तो वो भी सही होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चल कुंडली धारामापी को 1 वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए उच्च प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी देखो यहाँ पर क्लियर कर लें कि हमारे पास में है एक धारामापी, ठीक है, और उस धारामापी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। तो वोल्ट मीटर खुद समांतर क्रम में जुड़ता है, और इसे धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और बिंदु A और B के बीच का हम विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक धारामापी जोड़ेंगे, और उस धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये जो RH आप देख रहे हैं ये उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध है, और ये G आप देख रहे हैं ये धारामापी को बता रहा है। तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम वोल्ट मीटर का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है।
इस तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर अनंत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को देख ले में कि हमारे पास में एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है। इसमें से हम कंसीडर कर लें कि धारा I बह रही है। ओके, अब इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है। तो इस P के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा इसकी त्रिज्या के ठीक लंबवत उत्पन्न होगा। तो इसको मैं नाम दे दूं मैं P। तो P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि B है। कितना उत्पन्न हो रहा है, स्मॉल r दूरी के ऊपर B उत्पन्न हो रहा है। और उससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, एम्पियर के नियम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ये कहा गया है कि नई स्थिति लाई जा रही है P डैश, त्रिज्या हम आधी कर देंगे। त्रिज्या कितनी कर देंगे, आधी कर देंगे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नया चुंबकीय क्षेत्र हो गया B डैश। तो नई स्थिति के अंदर, नई स्थिति में जो नया बिंदु है उसको हमने नाम दे दिया P डैश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। P डैश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, P डैश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम लिख रहे हैं B डैश से धारा उतनी ही बह रही है और जो त्रिज्या है वो पहले की आधी हो गई है, पहले की आधी हो गई है। तो R डैश को हम r/2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r है, ये हमारे पास में है B। तो B डैश बराबर आ जाएगा 2B, B डैश बराबर 2B। पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र का दुगुना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B की विमा है। हमारे पास में चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला है विद्यार्थियों, F बराबर QVB साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसकी विमा निकालेंगे। हम क्या जानते हैं, F बराबर जानते हैं QVB साइन थीटा की कोई विमा वैसे भी नहीं होती। तो यहाँ से B बराबर हम पुट कर देंगे F बट्टे में QV। अब देखो B की विमा वही होगी जो F बट्टे में QV की विमा होगी। चलिए एक एक करके इन सब राशियों की विमा पुट कर देते हैं। बल की विमा है M1 L1 T-2, Q यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1, V यहाँ पर वेलोसिटी जिसकी विमा L1 T-1। देन फाइनली देखिए यहाँ से M की घात आ गई हमारे पास में 1, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो L की घात आ गई है 0, T1 से ये T-1 कैंसिल हो जाएगा तो T की घात आ गई है -2, एक की घात आ गई है -1। तो ये आ गई है B की विमा, B की विमा। तो M1 L0 T-2 A-1 ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। तो देखिए आदर्श एमीटर, पहले है आदर्श वोल्टमीटर। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो ये आप एक बार देख लीजिए। आदर्श वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है तो उसमें से धारा न के, मतलब आदर्श वोल्टमीटर वो होता है जो धारा कम से कम ले न के बराबर ले। तो न धारा न लेने वाली स्थिति तब होगी जब उसका रेजिस्टेंस कितना हो, अनंत हो। और आदर्श एमीटर जुड़ता श्रेणी क्रम में, तो वो अपने ऊपर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना करें, इसलिए उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। तो आदर्श स्थितियों के अंदर वोल्टमीटर और एमीटर के जो रेजिस्टेंस है वो अनंत और 0 होने चाहिए। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि स्मॉल एम है चुंबक की आघूर्ण वह कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण होगा। विद्यार्थियों, बल आघूर्ण का फॉर्मूला टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हमने इसकी थोड़ी सी व्याख्या की है कि ये हमारे पास में, इसको आप भी समझ लीजिए। ऑप्शन उत्तर तो इतना ही है, बट इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये एक तरीके से इसका डेरिवेशन ही है कि ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसके अंदर कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, उसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है QM, तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा QMB, F1 बराबर QMB। और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लगने वाला बल उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, QMB ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो कुल बल तो हो जाएगा 0, F1 QMB, और दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल भी QMB। चुंबक पर लगने वाला कुल बल हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने की वजह से ये एक बल आघूर्ण क्रिएट करती है। और बल आघूर्ण टो बराबर होता है बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों में से एक बल का परिमाण लिख देंगे QMB। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी इस डायग्राम से देखें, ए से लेकर एन तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लंबवत दूरी कह रहे हैं AN। AN की वैल्यू हम यहाँ से डायग्राम से, इसके अंदर ये जैसे जो चुंबकीय द्विध्रुव है या जो मैग्नेट है वो थीटा कोण बनाए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बना रखा है? थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बट्टे में कर्ण, और लंब यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा हो गई AN और कर्ण हो गया SN। तो AN की वैल्यू आ जाएगी 2L साइन थीटा, जहां S और N ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। AN की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 2L साइन थीटा, और QM इंटू 2L की जगह हम M लिख देंगे। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को कहते हैं। तो देखिए, धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए जो धारा बहती है उसको हम कहते हैं धारा मापी का दक्षतांक। उसको कहा जाता है धारा मापी का दक्षतांक। देखिए, धारा मापी के दक्षतांक को हम आई अपोन में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई यहाँ पर 1 कर दें तो जो धारा बहती है उसी को हम धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। जो डेफिनेशन है धारा मापी के दक्षतांक की वही इस क्वेश्चन में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तार की त्रिज्या स्मॉल a है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार की सतह पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? देखें, डायग्राम देख लें में आप लोग, ये हमारे पास में ये एक तार है और इस तार में से आई धारा बह रही है। तार में से आई धारा बह रही, ये वाला तार है। ओके, अब इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल a है और इसकी सतह के ऊपर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से जो कि इसकी सतह पर मौजूद है गुजरने वाले एक बंद वक्र की परिकल्पना करेंगे, एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का नियम हमें ये कहता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट समेशन आई। तो यहाँ से डॉट हटाएंगे तो cos 0 लगा देंगे। समेशन आई का मतलब हो गया बंद वक्र में से बहने वाली धारा, तो इस तार में से बहने वाली धारा आई के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से बी डी एल cos 0 का मान हो जाता है 1, तो dl रह जाएगा। dl की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई a, मतलब पूरे बंद वक्र की लंबाई जो कि एक वर्ताकार है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई a। तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a। तो ऑप्शन यहाँ पर आप एक बार देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा? कोई आवेश है Q,
उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसका फॉर्मूला हम इस वीडियो में देख चुके हैं। चुंबकीय बल होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि लंबवत दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। इट मीन्स थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान विद्यार्थियों 1 होता है। तो F का मान कितना आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा क्यू वी बी, F बराबर आ जाएगा क्यू वी बी। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो विद्यार्थियों कण का पथ है वो कुंडलिनी होगा। अब ये कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आवेशित कण के ऊपर जो चुंबकीय बल होता है उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ये वाला होता है Fm बराबर क्यू साइन थीटा। और जब ये जो थीटा है वो V और B के बीच का एंगल होता है, थीटा जब 0 डिग्री होता है तो बल 0 होता है, कण बिना विचलित हुए सीधा ही निकल जाएगा, उसका पथ है वो रेखीय होगा। थीटा जब 90 डिग्री होता है तो ये स्थितियां भी हम देख चुके हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। Fm बराबर क्यू जो बल है वो वेग के लंबवत काम करता है, तत्पश्चात जो कण का पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है। जब दोनों के बीच का कोण हो, 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण होता है, तब बल काम करेगा क्यू बी साइन थीटा, और कुंडली का जो पथ मतलब कण का जो पथ है वो कुंडली नुमा या स्प्रिंग नुमा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा आई और उत्पन्न विक्षेप थीटा के बीच में क्या संबंध होता है? दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना ही विक्षेप उत्पन्न होगा। थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं कि आपके पास में धारामापी की कुंडली है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण को हम जानते हैं टो बराबर एम बी साइन थीटा होता है, और थीटा त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण से हम 90 डिग्री ले लेंगे, जिससे टो का जो मान है वो एम बी आ जाएगा। टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम बी। अब देखिए जो धारामापी है उसके अंदर एक तार जुड़ा होता है, उसके अंदर भी एक ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा, और ऐंठन जो उत्पन्न होता है उसके कारण से एक बल आघूर्ण क्रिएट होगा टो बराबर सी थीटा। अब देखिए संतुलन की स्थिति में दोनों बल आघूर्ण बराबर होंगे, एम बी बराबर होगा सी थीटा। एम का मान होता है एन आई ए, तो एन आई ए बी बराबर हो जाएगा सी थीटा, और आई बराबर आ जाएगा हमारे पास में सी अपोन में, आई बराबर आ गया सी अपोन में एन ए बी इंटू थीटा। तो आई और बी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वर्ती धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। अब की बार हमें थोड़ा सा या सिंबल थोड़ा अलग दे दिया है, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से लिख रहे हैं। यदि धारा लूप की त्रिज्या की आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर ले, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो होता है एम बराबर एन आई ए। एन आई ए, एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, आई यहाँ पर कुंडली में से बहने वाली धारा है, और कुंडली का क्षेत्रफल है ए। देखिए कोई भी राशि चेंज नहीं हो रही, केवल यदि धारा लूप जो धारावाही लूप है उसकी त्रिज्या आदि कर रहे हैं, केवल त्रिज्या आदि कर रहे हैं, तो प्रारंभ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, आमतौर पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल एम से लिखते हैं, जो कि एन आई ए के बराबर होता है। यहाँ पर एक कुंडली का क्षेत्रफल होता है जिसको हम पाई आर स्क्वायर से पुट कर सकते हैं। अब देखिए नई स्थिति के अंदर जो त्रिज्या है वो पहले वाली त्रिज्या की आधी दे रखी है। नई स्थिति में त्रिज्या को मैं आर डैश से लिख दूं, जो कि पहले जो त्रिज्या हम लेकर चल रहे हैं उसकी आधी है।
तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, उसको हम लिख रहे हैं एम डैश से। ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसको हम लिख रहे हैं एम डैश से, जो कि फॉर्मूला वही रहेगा एन आई। अब की बार एक की जगह ए डैश ले लेंगे, एन आई ए डैश की जगह पाई आर डैश का स्क्वायर, एम डैश बराबर आ जाएगा एन आई पाई, आर डैश की जगह हम आर बाई टू रख देंगे, तो आर बाई टू का स्क्वायर आ जाएगा, तो एन आई पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। ये हमारे पास में था m, जो कि m बट्टे में 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो विद्यार्थी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो म्यू नॉट है, इसका जो आंकिक मान है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान है वो 9 गुणा 10 की घात 9। हमें यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। मुझे मान चाहिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का एंड्रूड का। तो यहाँ से देखिए मैं इसको क्या कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/म्यू नॉट। तो क्या आ गया, 9 गुणा 10 की घात 9। म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 9 गुणा 10 की घात 16। दोनों तरफ से अंडरूड कर देंगे, तो 1/में अंडरूड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर से अंडरूड करेंगे तो 3 गुणा 10 की घात 8 आ जाएगा, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्लियर? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि समांतर धारावाही चालकों से समान दिशा में धारा प्रवाह से उनके मध्य बल कौन सा काम करेगा, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच में लगने वाला बल कौन सा होगा। देखिए, एक डायग्राम हमने यहाँ पर लिया है, और इस डायग्राम में आप देखेंगे कि समांतर धाराएं, इस वाले डायग्राम को आप एक बार देखें सर्वप्रथम। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहने वाली जो धाराएं हैं वो समांतर धाराएं हैं, और इस पहले चालक के कारण से, इस चालक को नाम दे देता हूं मैं, पहला चालक है, चालक फर्स्ट है ये, इसमें से धारा बह रही है I1, और वो चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करेगी, B1 कह देता हूँ। और यहाँ से धारा बह रही है I2, ये चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न करेगी। और यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल निकालें तो बल एक दूसरे की ओर लगेंगे, आकर्षण बल यहाँ पर काम करेंगे। तो पहला ऑप्शन, जब धाराएं समांतर होती है, समान दिशा में बहती है, तो आकर्षण बल काम करेगा। और जब धाराएं विपरीत बहती है, दूसरे डायग्राम में देखें कि यहां से एक धारा जा रही है इसमें ऊपर की ओर, इसमें धारा आ रही है नीचे की ओर। ये वाली जो धारा है इसको हम नाम दे दें I1, इस वाली धारा को नाम दे दें I2। तो इनके द्वारा, I1 के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2, और इनको हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और I2 की वजह से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है B2, और पहले वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको आप B1 से लिखें। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की डायरेक्शन निकालेंगे तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में और दूर की ओर लगेंगे, तो प्रतिकर्षण बल यहाँ पर काम करेगा। तो दूसरे खालिस्तान में यहाँ पर आ जाएगा, जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करते हैं। कौन सा बल काम करेगा?
प्रतिकर्षण बल काम करेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चल कुंडली धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो देखिए हमने वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने वाला तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर है आपके पास में चल कुंडली धारामापी, उसको एमीटर में बदलना है। तो एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। निम्न, और उस प्रतिरोध को हम संट प्रतिरोध कहते हैं। उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? संट प्रतिरोध कहा जाता है। तो संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था और लास्ट ईयर हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी ये सम्मिलित था। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई भी अक्सर भी चेंजेज नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखें कि धारामापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप कहलाता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। धारा सुग्राहिता कहेंगे। क्या कहेंगे? धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता। देखिए धारा सुग्राहिता को हम एस आई से लिखते हैं। धारा सुग्राहिता को हम किससे लिखेंगे? एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फाई अपॉन में आई। आई का मान यदि आप कितना कर दें, एकांक कर दें, इकाई कर दें, तो जो फाई है उसी को ही हम क्या कहेंगे? धारा सुग्राहिता कहेंगे। क्लियर। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो विक्षेप है उसी को हम धारा सुग्राहिता कहेंगे। इसी टाइप का हमारे पास में और भी है कि धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टता आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप कहलाता है। उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगा? तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। एस वी से लिखा जाता है, फाई बट्टे में वी होता है, मतलब प्रति एकांक वोल्टता लगाने पर, आरोपित करने पर उत्पन्न जो विक्षेप है उसको हम वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। तो यहां पर आ जाएगा वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता आ जाएगा। तो देखिए इसको हम फाई अपॉन में आई इंटू आर से भी लिख सकते हैं, और फाई अपॉन में आई है इसको हम एस आई से लिख सकते हैं। एस आई तो हम जानते ही हैं कि एन ए बी अपॉन में सी होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबक के क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक विद्यार्थियों गाउस होता है। गाउस होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति के अंदर होता है टेस्ला। टेस्ला को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो टेस्ला होता है वो 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला को हम 10 की घात 4 गाउस के इक्वल पुट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एम्पियर के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो एम्पियर के जो नियम है उसका गणितीय रूप होता है, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा जो समाकलन होता है वो उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। जैसे हमारे पास में ये एक बंद वक्र है, इसको हम एम्पियर का बंद वक्र कहते हैं। एम्पियर का बंद वक्र कहते हैं। ये कुछ धाराएं यहाँ से जा रही है, कुछ तार हैं, इनमें से धाराएं जा रही है I1 I2 I3 I4 I5। तो यहाँ से देखें कि समेशन आई जो कुल धाराएं है वो है I1 I2 I3, इन सब के बीजगणितीय योग के बराबर है। यदि कोई धारा बाहर निकल रही है तो उसको आप पॉजिटिव ले लें, अंदर आ रही है तो नेगेटिव ले लें। मतलब एक अंदर आने वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाहर निकलने वाले को नेगेटिव आप ले लेंगे। गणितीय रूप होता है बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन,
इसको हम बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद समाकलन कहेंगे, म्यू नॉट समेशन आई से लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप इनमें से कौन सा है? तो विद्यार्थियों, जो लास्ट में हमने ब्रैकेट में दिखाया है, ये बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि बायो-सावर्ट का नियम हमें क्या कहता है। बायो-सावर्ट का नियम हमें कहता है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण से, ये हमारे पास में एक अल्पांश है dl, और इस dl लंबाई के अल्पांश में से I धारा बह रही है। तो इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र dB का मान देखना है। तो बायो-सावर्ट हमें ये कहता है कि इस धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस अल्पांश में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य की कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डीबी बराबर हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, इसको सदिश रूप में लिखने के लिए मैंने यहाँ पर इधर एरो का निशान लगा दिया है डीबी के ऊपर, इधर एक एकांक सदिश एन कैप लगा दिया। आर से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एन कैप यहाँ पर पड़ा है, इस डीएल आर साइन थीटा एन कैप, इसको मैंने लिख दिया डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणा है, तो वो आ जाएगा पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। तो ये फाइनली जो हमें प्राप्त होगा कि डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। चलिए, तो यहाँ पर एक बार मैं पुनः पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो समांतर धारावाही चालकों से 1-1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तथा उनके मध्य की दूरी 1 मीटर लेने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास में दो धारावाही चालक तार है, इनमें से एक में से धारा बह रही है I1, दूसरे में से I2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D, और प्रत्येक तार की जो लंबाई है वो है L। तब दोनों चालकों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे में 2 पाई D। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो F बटे में L ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक में से बहने वाली धारा 1-1 एम्पियर है। तो I1 I2 दोनों की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 1-1 ले लीजिए। D का मान भी एक ही लेना है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बल लगेगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 द पावर -7। तो ये भी यहाँ से 2 पाई से कट जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आएगा 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समान है चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखे एल लंबाई तथा आई आई धारा वाले चालक पर लगने वाला बल होता है। तो बल होता है आई एल बी साइन थीटा, या एफ बल की वैल्यू होती है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इतना बल काम करता है। बल कहाँ से है इसको क्लियर कर लीजिए। ये हमारे पास में एक चालक है, जिसमें से आई धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर रखा हुआ, जिसकी लंबाई एल है।
तो चालक में उपस्थित जो आवेश है उस पर, चालक के अंदर उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, F बराबर QV sin थीटा। तो इस v को हम लिख सकते हैं L बटे में T। T को यदि हम Q के नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं I। तो Fm बराबर आ जाएगा I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। विद्यार्थियों, अब हम कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो की जो स्टूडेंट्स के कमेंट थे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से मोस्टली क्वेश्चन लास्ट ईयर की मैं बात कर लेता हूँ कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो एचडी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। लास्ट ईयर का आप इसी चैप्टर का वीडियो देखें, बोर्ड एग्जाम का पेपर देखें, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन था। 3 नंबर पर ही मैंने डाला था। मैंने जो क्वेश्चन जो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पुट करता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, ये इस साल के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है तो उसके बाद में यदि ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 2 नंबर वाला नहीं आएगा तो फिर तीसरे नंबर की पूछे जाने की संभावना है। तो लास्ट ईयर जो पहले नंबर का क्वेश्चन था वो नहीं आया, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर के दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिए गए। दूसरा और तीसरे नंबर के क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम पूछ लिए गए थे। और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी जो ये पहले नंबर का मेरा जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। कि धारामापी से संबंधित क्वेश्चन है ये कि निलंबित कुंडली धारामापी का संरचना का वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो उसमें उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। तो ये तो मैंने इस वीडियो के अंदर भी प्रूफ कर दिया है, ये आपको प्रूफ करना भी है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है वो परिनालिका से संबंधित है। आपको पूछा जाएगा 3 नंबर में एक, पहले तो 1 नंबर का पूछा जाएगा एम्पियर के नियम का गणितीय रूप लिखिए, जो कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद समाकलन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई होता है। और किसी लंबी प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निकालना है, पूरा डायग्राम बनाते हुए पूरा डेरिवेशन निकालना है, उसका फॉर्मूला ये वाला निकालना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। चौथा जो क्वेश्चन है वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। और पांचवा और छठवां जो क्वेश्चन है वो, ये जो छठवां क्वेश्चन है वो अब की बार है जो बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए उसके अंदर से हमने इसको शामिल किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी धारावाही चालक के कारण से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो चालक के बाहर तो होता है b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, और यदि त्रिज्या त्रिज्या a दे रखी है इस क्वेश्चन में तो म्यू नॉट आई ए बट्टे में 2 पाई a इंटू आर स्क्वेयर। अभी ये फॉर्मूला सही नहीं बैठा है, इसको थोड़ा सही करते हैं। और बट्टे में 2 पाई a स्क्वेयर होगा। क्लियर, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि ये एम्पियर के नियम पर ही आधारित है। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण के कारण से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है, तो इसके पथ की त्रिज्या व चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो समांतर धारावाही चालकों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप है और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब विद्यार्थियों बात आती है कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। BCS अकेडमी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं, इस वीडियो की लिंक में भी आप देख सकते हैं। आपको इस एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल
में आपको जाना है और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएगी। अब बात आती है इसके वीडियो सॉल्यूशन बिना हमारी एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे। आप इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बड़े वाले जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन के लिए आप हमारी एप्लीकेशन के हैंड रिटन नोट्स के कोर्स में आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने चौथे चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे, समझे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।